यकीन मानिए, गर 30 जनवरी बरस 1948 के जिस रोज बापू की हत्या की गई थी, गर उस रोज ज्यादा नहीं बस 4 घंटे और जिंदा रह जाते ना बापू, तो आज देश का इतिहास कुछ और होता। पर ये गांधी का वो सच है जो कभी बाहर आया ही नहीं। मगर गर इस मुल्क की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दस्तावेजों में दर्ज इस दास्तान को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे इतिहास अपनी एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय करवट की दहलीज पे खड़ा खड़ा बापू की बाट जोहता रह गया, मगर गोडसे की गोली ने बापू को उस दहलीज पर पहुंचने नहीं दिया। यकीन मानिए, इस दास्तान को सुनने के बाद इस मुल्क में गोडसे की पूजा करने वाले लोग भी अपना सर पीट लेंगे और कहेंगे कि वाकई काश गोडसे ने उस दिन बापू को मारा ना होता। क्योंकि फिर कह रहा हूं, गर 30 जनवरी 1948 के रोज ज्यादा नहीं बस 4 घंटे और जिंदा रह जाते ना बापू, तो आज इस देश का इतिहास कुछ और होता। इस मुल्क पर गांधी नेहरू परिवार का जो कब्जा 60 बरस तक कायम था, वो कब्जा कब का उखड़ चुका होता। गर बापू ज्यादा नहीं बस 4 घंटे और जिंदा रह जाते। जान रहा हूं जहन में बहुत सारे क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे सवाल उठ रहे होंगे, मगर यकीन मानिए हमारा, गर डॉक्टर लोहिया के दस्तावेजों में दर्ज इस दास्तान को आज सुन लेंगे तो आपको आपके जहन में उमड़ते घुमड़ते इन तमाम सवालों के जवाबात खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं डॉक्टर लोहिया के दस्तावेजों में दर्ज ये वो दास्तान जो आज तक शायद कभी बाहर आई ही नहीं। ये दास्तान अपना आकार ले रही होती है उस कालखंड में, जिस कालखंड में जहां एक ओर विभाजन के मसले पर आंख मूंदते हुए नेहरू और पटेल समेत समूची कांग्रेस सत्ता हस्तांतरण की तैयारियों में जुट चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर इस कांग्रेस को हिंदुस्तान की जड़ों तलक पहुंचाने वाला नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को खुद छेनी हथौड़ी से गढ़ के किरदार बनाने वाला, आज़ादी की साझी लड़ाई का वो सबसे बड़ा कमांडर गांधी, दंगों से जूझते बंगाल और बिहार की धरती को शांत करने के लिए नंगे पांव गांव गलीचों की खाक छान रहा था। ये वो वक्त था जब बापू सत्ता के लिए अति आतुर नजर आ रही कांग्रेस से खिन्न थे, विभाजन पर नेहरू और पटेल के ढिलमुल रवैये से क्षुब्ध थे और किसी भी मूल्य पर दिल्ली दरबार में अपनी जगह पक्की करने के लिए लालायित नजर आ रही कांग्रेस की उस फौज से दुखी थे जिस फौज को कभी उन्होंने खुद तैयार किया था। और तब बापू को इस नाउमीदी भरे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आई थी, उस चेहरे में जिसे तब तक सत्ता के सुख दिखलाई पड़ने नहीं शुरू हुए थे, जो तब भी दिल्ली दरबार की मजबूरियां नहीं खेतिहर गंवार की मजबूरियां गिनाने में यकीन रखता था, जो तब भी सरकार चलाने से ज़्यादा समाज बदलने के लिए आतुर नजर आया करता था। वो जो इस देश में अंबेडकर के बाद गांधी का सबसे बर्बर आलोचक कहा जाता था, मगर बापू तो बापू थे। अगर उन्हें किसी में देश के लिए उम्मीद की किरण नजर आती थी तो इससे फर्क पड़ता ही नहीं था कि वो खुद बापू की कितनी ही आलोचना क्यों ना करता हो। जानने के लिए उत्कंठा हो रही होगी कि कौन था वो चेहरा जिसमें कांग्रेस से नाउम्मीद बापू को उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। तो उस चेहरे का नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर ज़िले में पैदा हुए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से,
फिर कलकत्ता कॉलेज से स्नातक किया और फिर महज 22 साल की उम्र में जर्मनी से पीएचडी कर वापस हिंदुस्तान लौट आज़ादी की लड़ाई में जूझ गए। ये लोहिया ही थे जिन्होंने 1942 से 1946 तक के उस कालखंड में देश के अलग अलग कोनों में भूमिगत रहते हुए अंडरग्राउंड कांग्रेस के रेडियो स्टेशन से स्थापित कर कांग्रेस को जिंदा रखा था, जिस दौर में नेहरू, पटेल, गांधी समेत समूची कांग्रेस जेल के भीतर बंद थी। मगर जब कांग्रेस की तवारीख के इस सबसे मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस को जिंदा रखने वाले लोहिया को यही कांग्रेस बरस 1946-47 के कालखंड में भारत विभाजन के मसले पर मजबूरी की रेशमी चादर ओढ़ किसी भी कीमत पर दिल्ली दरबार में दाखिल होने की जुगत में जुटी नजर आने लगी, तो लोहिया ने सत्ता के सुखों को तिलांजलि देते हुए उस कांग्रेस से रुखसती ले ली जिस कांग्रेस में जाने के लिए उस वक्त देश का बच्चा बच्चा मरा जा रहा था। और शायद यही वजह थी कि नाउम्मीदी और नाकामी भरे उस अंधकार काल में बापू को उम्मीद की एक किरण लोहिया के भीतर नजर आई थी। और शायद इसी वजह के चलते बापू ने बावजूद इसके कि लोहिया उनके बर्बर आलोचक हैं, लोहिया के नाम 28 जनवरी बरस 1948 के रोज लोहिया के नाम अपना एक बुलावा भेजा। वो दौर अलग हुआ करता था, तब आलोचनाएं व्यक्तिगत नहीं हुआ करती थीं। लोहिया भी जानते थे कि वो बापू की आलोचना करते हैं और बापू को भी मालूम था कि लोहिया उनके आलोचक हैं, मगर इसके बावजूद अगर प्रश्न राष्ट्र का हो तो बापू ने लोहिया के नाम बुलावा भेजने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचा था। और लोहिया ने वो बुलावा मिलने के तत्काल बाद बापू के आश्रम पहुंचने में एक दिन का भी वक्त नहीं गंवाया था। 28 जनवरी 1948 के रोज लोहिया को बापू का बुलावा मिला और 28 जनवरी 1948 की शाम लोहिया बापू से मिलने उनके आश्रम जा पहुंचे, जहां बापू ने लोहिया से दो टूक लहजे में कहा कि उन्हें उनसे राष्ट्र के नवनिर्माण और कांग्रेस के भावी नेतृत्व के विषय में कुछ जरूरी और बेहद जरूरी बात करनी है। मगर अफसोस कि बापू उस शाम लोहिया से कुछ बात कर पाते, इससे पहले ही बापू से मिलने वाले आगंतुकों का एक बड़ा जत्था वहां पहुंचा, जिनसे मेल मिलाप, औपचारिक कुशलक्षेम पूछने के दौरान ही घड़ी की सुई कब शाम से टिक 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 करते आधी रात तक जा पहुंची, ये किसी को इल्हाम ही ना हो सका। और दिन भर के थके मांदे बापू से मिलने पहुंचे लोहिया एक कमरे में बापू का इंतजार करते 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 कब निद्रालीन हो गए, ये लोहिया को खुद समझ नहीं आया। और जब बापू देर रात उन आगंतुकों को किसी तरह निपटाने के बाद लोहिया से वो बहुत ज़रूरी बात करने उनके कमरे में पहुंचे, तो देखा लोहिया अर्ध निद्रा में अवचेतन हालातों में लेटे हुए हैं। मगर फिर भी उस हाल में भी लोहिया ने जैसे अपने कक्ष के भीतर बापू को देखा, लोहिया हड़बड़ा कर उठे और उस अर्ध निद्रा भरे हालात में ही बापू से विनम्रता पूर्वक पूछने लगे कि जी बापू, आप जो बात कर रहे थे वो करें। मगर तब बापू ने अपने चिर परिचित वात्सल्य भरे भावों से लोहिया का माथा सहलाते हुए लोहिया से कहा, अभी तू बहुत थका हुआ है, सो जा, फिर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह बात कर लेंगे। और उस रात बापू लोहिया के साथ लोहिया के कमरे में ही सोए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सुबह लोहिया जैसे उठे वो लोहिया से वो बहुत ज़रूरी बात कर सके। मगर जब सुबह लोहिया उठे तो बापू कमरे में थे ही नहीं। हड़बड़ा के लोहिया ने पास रखी घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह बहुत देर हो चुकी थी। हड़बड़ाए हुए घबरा के लोहिया कमरे से बाहर निकले तो देखा बापू एक दफ़ा फिर आगंतुकों की भीड़ से घिरे हुए हैं और सबसे औपचारिक कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। लोहिया इंतज़ार करते रहे कि बापू कब खाली हों, मगर सुबह से दोपहर हो गई,
बापू खाली नहीं हुए। दोपहर के भोजन के वक्त थोड़ा सा वक्त मिला लोहिया को बापू से एकांत में बात करने के लिए, तो लोहिया ने तपाक से बापू से पूछा, जी बापू, आप कल कुछ कांग्रेस के नेतृत्व के विषय में पूछ रहे थे। तो बापू ने लोहिया के कान में आहिस्ता से कहा, बात बहुत गोपनीय है, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, इसीलिए अभी नहीं कर सकता हूँ। यही वजह थी कि मैं वो बात तुमसे तुम्हारे कक्ष में करना चाहता था। मगर बापू मगर कहते इससे पहले ही लोहिया ने तपाक से बापू को टोकते हुए कहा, तो बापू सुबह उठाया क्यों नहीं, सुबह कर लेते बात। तो बापू ने अपने चिर परिचित वात्सल्य भरे भावों से कहा, 2-3 दफ़ा प्रयास किया था, मगर तू बहुत गहरी नींद में सो रहा था, मुझे लगा तुझे जगाना उचित नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, आज वैसे भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, कल आ जाना, कल पक्का बात करके ही सोएंगे। कल मुझे भी ज़्यादा काम नहीं है, तुम भी वक्त निकाल लेना, कल आराम से बैठ के पूरी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के भावी नेतृत्व का क्या करना है। अगर दास्तान गौर से सुन रहे होंगे तो समझ आया होगा, 28 जनवरी की वो तारीख थी जब बापू ने लोहिया को खत भेजा था, और तय हुआ था कि बापू 29 जनवरी की सुबह लोहिया से बात करेंगे। और फिर 29 जनवरी की दोपहर ये तय हुआ कि 30 जनवरी यानी अगले रोज़ बापू लोहिया से बात करेंगे। मगर जब 30 जनवरी की शाम कांग्रेस के भावी नेतृत्व के प्रश्न पर विचार मंथन करने के लिए लोहिया बापू से मिलने उनके आश्रम आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें खबर मिलती है कि नाथूराम गोडसे नाम के एक हत्यारे ने बापू की हत्या कर दी है। और इस तरह बापू और लोहिया के बीच का ये अनकहा और अनसुना अध्याय बिना अपने उपसंहार के पटाक्षेप को प्राप्त हो जाता है। मगर एक दफा सोच के देखिए, अगर उस शाम बापू लोहिया से कांग्रेस के भावी नेतृत्व के प्रश्न पर वार्तालाप कर लेते, लोहिया को कोई जिम्मेवारी दे देते, तो क्या भारत का राजनीतिक इतिहास आज वैसा ही होता जैसा कि है? सोचिएगा ज़रूर। ख़ास तौर से वो तो ज़रूर सोचें जो लोहिया बनाम नेहरू के उस फूलपुर उपचुनाव की दास्तान जानते हैं। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं लोहिया बनाम नेहरू के उस फूलपुर उपचुनाव की ऐतिहासिक दास्तान और जानना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। हमें जैसे ही आपका आदेश प्राप्त होगा, हम आपके लिए नेहरू बनाम लोहिया के उस ऐतिहासिक फूलपुर उपचुनाव की वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय दास्तान लेकर ज़रूर आएंगे, जो दास्तान नेहरू के सर्वशक्तिमान होने का फंद तोड़ के रख देती है।